तो नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं पिनाज त्यागी। आपने फैसला तो दे दिया है, लेकिन वोटों की गिनती में देरी हो रही है, क्योंकि कोरोना काल में हर ईवीएम में 1600 की बजाय 1700 की बजाय 1000 वोट जो है वो कैद थे। ईवीएम की संख्या, कई राउंड की वोटिंग बढ़ गई और उसका नतीजा ये हुआ है कि काउंटिंग में देरी हो रही है। और यही वजह है कि अभी रात के 8 बज चुके हैं, लेकिन नतीजे नहीं आए हैं। और अभी खबर आ रही है कि लगभग 30% वोट जो हैं अभी गिने जाने बाकी हैं। और अभी जो स्थिति है उसमें 122 सीटों पर एनडीए गठबंधन आगे चल रहा है। महागठबंधन को 114 सीटें मिल रही हैं और अन्य के खाते में 7 सीटें जा रही हैं, जिसमें ओवैसी की पार्टी ने कमाल किया है। तेलंगाना में 7 पर हैं, तो बिहार में वो 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, जिसमें से एक जीत भी ली है। तो यहां पर ओवैसी जो हैं वो एक बड़ा रोल निभा सकते हैं अगर महागठबंधन और साथ ही एनडीए को लगभग बराबर की सीटें मिलती हुई दिख सकती हैं। एलजेपी, जिसे एक खास मकसद से कहा जाता है कि उतारा गया था मैदान में कि नीतीश की नाराजगी जो है, एंटी इनकम्बेंसी जो है, उसको भुनाने में कामयाब रहेंगे, कुछ सीटें निकाल लेंगे और आरजेडी के वोट काटने में कामयाब होंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। एलजेपी जो है 0-0 पर सिमट गई है, यानी कि चिराग जो हैं वो रोशन नहीं हो पाए हैं, बुझ ही गए हैं। हम आपको बता दें कि लगातार हम आपको बता रहे हैं कि रुझान में बहुमत के पार पहुंच चुका है एनडीए को अब 122 सीटों पर बढ़त है, महागठबंधन को 114 सीटों पर बढ़त है। इस बीच दिल्ली बीजेपी ऑफिस में जश्न का माहौल है। आपको बता दें बीजेपी के बड़े नेता ऑफिस पहुंचना शुरू हो गए हैं। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है, बीजेपी के बड़े नेता ऑफिस पहुंच रहे हैं। हालांकि शुरुआत में खबरें आई कि हो सकता है कि पार्टी अध्यक्ष हों, अमित शाह हों, प्रधानमंत्री हों, शायद वो भी पहुंचे, लेकिन ये सिर्फ अटकलें भर रही, क्योंकि जब तक नतीजे नहीं आ जाते, जब तक तस्वीर साफ नहीं हो जाती है, जाहिर सी बात है कि ये नाम जो हैं वो वहां नजर नहीं आएंगे। लेकिन पार्टी दफ्तर पर इस वक्त क्या कुछ हलचल है, क्या खबरें निकलकर बाहर आ रही हैं, वहां पर रियल टाइम डेटा क्या कुछ कहता है, अपडेट पहले विकास चंद्रा जी से मिलूंगी। विकास जी, जो हमारे पास डेटा है वो कहता है कि महागठबंधन 122 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, लेकिन 18 से 20 सीटें ऐसी हैं जहां पर जीत हार का अंतर 1000 वोटों से भी कम का है और इसीलिए फ्लक्चुएशन देखने को मिल रही है। रियल टाइम डेटा वहां बीजेपी के नेताओं को मिल रहा होगा, वो क्या कह रहे हैं? देखिए, बीजेपी जो आंकड़े जो अभी सामने नजर आ रहे हैं, जो रुझान के आंकड़े सामने नजर आ रहे हैं, यही वो वजह है कि वो बार बार पल पल बदल रहे हैं। नहीं तो जहां जो बीजेपी में जश्न का माहौल शुरू हुआ था, पूरी तैयारी कर ली गई थी। आप देखें कि कार्यकर्ताओं का जमावड़ा अभी भी है, मंच सजकर तैयार है। जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं वो बैठे हुए हैं कि पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह को यहाँ आना है, वो आए, कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। लेकिन जिस तरीके से आंकड़े बदल रहे हैं, पल पल बदल रहे हैं, तो उसने बीजेपी नेताओं के कदम पर एक तरीके से रोक लगा दी है। वो बीजेपी दफ्तर तक अभी नहीं आए हैं। वो चाहते हैं कि स्थिति जब बिल्कुल साफ हो जाए, इस पे मुहर लग जाए कि एनडीए की सरकार वहां बनेगी, तब वो पार्टी कार्यालय में आएंगे। और अभी जब बीजेपी नेताओं से मेरी बात हो रही थी, तो उन लोगों का यही कहना है कि अभी कांटे की टक्कर चल रही है। जब तक अंतिम दौर तक नहीं पहुंच जाते हैं, तब तक स्थिति साफ नहीं होगी कि आखिरकार कितनी सीटें किसके खाते में जा रही हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने दावे किए कि सरकार तो एनडीए की ही बनेगी, भले ही वो एक सीट ज्यादा ही क्यों ना हो। चलिए, तो एनडीए की सरकार कैसे बनेगी? एनडीए की सरकार बनेगी जी, एनडीए की सरकार कैसे बनेगी? बीजेपी आत्मविश्वास से लबरेज है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि 86% वोट काउंटिंग हो चुकी है। जो भी ताजा आंकड़ा आ रहा है उसके मुताबिक 86% वोट काउंटिंग हो चुकी है। 14% वोट गिने जाने अभी भी बाकी हैं। तो जो क्लोज फाइट वाली सीट है, जहां पर 1000, 2000, 5000 हार जीत का मार्जिन है, तो वहां पर तस्वीरों में कुछ अंतर अभी भी आ सकता है। इसीलिए आरजेडी ने जो है वो उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा है और इसीलिए पार्टी दफ्तर तक अभी कोई बड़ा नेता नहीं पहुंच रहा है। लेकिन आपको बता दें 86% वोटों की गिनती हो चुकी है। बीजेपी गठबंधन जो है, एनडीए का गठबंधन जो है 125 सीटों पर आगे चलता हुआ नजर आ रहा था अभी थोड़ी देर पहले तक। कि कभी 125 होता है, 122 हो जाता है और इसमें से 75 सीटों पर कहा जा रहा था बीजेपी आगे चल रही है। कभी ये 72 हो जाता है, 73 हो जाता है, तो कभी 75 भी पहुंच जाता है। अभी बताया जा रहा है कि आरजेडी जो 77 सीटों पर आगे चल रही थी वो भी 75 पे आ गई है। यानी 75 सीटों के साथ आरजेडी और बीजेपी में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने की जो है वो होड़ लगी हुई है। अभी भी 75 लाख वोटों की गिनती बाकी है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि 14% वोट जो हैं अभी गिने जाने बाकी हैं। 10 सीटों पर 1000 सीट वोटों का से कम का अंतर जो है यहाँ पर नजर आ रहा है।
साथ ही आपको एक और जानकारी भी दे दूं कि अभी जो हमारे पास डेटा आ रहा है उसके मुताबिक 75 सीटों पर भी दोनों बीजेपी और आरजेडी अब से कुछ देर पहले दिखी, लेकिन जैसे जैसे ईवीएम खुलता है, क्योंकि हार जीत का मार्जिन जो है बहुत कम है, तो ऐसे में बाजी किसी और भी चली जाती है। हमारे साथ रजनीश भी पटना से जुड़ चुके हैं, मोहित राज दुबे भी हैं आरजेडी के दफ्तर के बाहर से मौजूद, वहां पर क्या कुछ हलचल है ये समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन रजनीश, एक बहुत बड़ा फैक्टर बन के उभर रहे हैं ओवैसी। वोट काटेंगे, किसकी बी टीम है, इस तरह के तमाम आरोप लगे थे, लेकिन खुद जहां से उनकी पार्टी है तेलंगाना वहां पर 7, लेकिन बिहार में 5 सीटें जीतते हुए दिख रहे हैं। नीतीश, बैरिस्टर साहब ने खेल बिगाड़ दिया कईयों का। रजनीश, जी बिल्कुल, देखिए ये ओवैसी की जो एंट्री है, जिस तरीके से बिहार में जब उन्होंने यहाँ पर गठबंधन किया था, उसी वक्त उन्होंने तय कर दिया था कि सीमांचल में वो अपनी धमक बरकरार रखेंगे। उनके एक विधायक थे, आज की तारीख में 5 विधायक है, और आने वाले वक्त में अगर ओवैसी की पार्टी जिस तरीके से बिहार में अपना पैड बना रही है, अल्पसंख्यकों के बीच में, माइनॉरिटीज़ के बीच में उन्हें एक विकल्प मिला है। ये अब तय हो गया है कि बिहार में अभी तक माइनॉरिटीज़ के पास वो विकल्प नहीं थे, ओवैसी ने उन्हें एक विकल्प दिया, और यही कारण है कि उस पूरे रीजन में उन्हें बहुत अच्छे खासे वोट मिले और 5 विधायक उनके बनकर इस बार विधानसभा में आ रहे हैं। तो अब आने वाले वक्त में वो गूंज भी सुनाई देगी, उस स्टाइल में भाषण भी सुनाई देंगे, लेकिन उनकी मौजूदगी ने बिहार के राजनीति को एक नया आयाम जरूर दिया है। बिहार में एक नया विकल्प जरूर मिला है लोगों को वोट देने के लिए, खासकर अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले लोग अब ओवैसी की तरफ देखने लगे हैं, और यही कारण है कि उनके 5 विधायक जी के जिस सीमांचल पर अक्सर आरजेडी और कांग्रेस का कब्जा होता था, जेडीयू का कब्जा होता था, जहां के वोटर्स को लुभाने के लिए नीतीश कुमार हो, लालू यादव हो, उनकी भरसक हमेशा से प्रयास होती थी कि उस इलाके के वोटर्स उनके अपने हों, लेकिन उन्होंने अपने लिए एक नया विकल्प चुना है, और ये इनके लिए आने वाले वक्त में एक नई चुनौती होगी कि अब उन वोटर्स को अपने तरफ कैसे लाए, क्योंकि बिहार में जिस तरीके से खींचतान का ये चुनाव हो रहा है, जो परिणाम सामने आ रहा है, उससे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में ओवैसी उन इलाकों में अब जो भी सत्ता पे काबिज होंगे उन्हें वो परेशान करेंगे, उनके लिए परेशानी का सबब बनेंगे, क्योंकि वो अब अपनी मांगों के साथ, अपने अपेक्षाओं के साथ, अपने आकांक्षाओं के साथ सरकार के सामने आएंगे, और सरकार के लिए उन्हें पूरा कर पाना आसान नहीं होगा। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि अगर ये स्थितियां जो हैं ऐसी होती हैं कि दोनों में से किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है अपने बूते, तो यहाँ पर ये जो अदर्स के खाते में आपको 5 सीटें दिख रही हैं, इसमें 1 सीट बीएसपी की है, 5 जो हैं वो ओवैसी की पार्टी के साथ जाती हुई दिख रही हैं, तो वो एक बड़ा रोल जो है यहाँ पर प्ले करते हुए नजर आ सकते हैं अगर यही रुझान आगे भी चलते हैं। या एनडीए को अभी तो बहुमत है, लेकिन अगर ये कम होता है, क्योंकि 10 सीटों में बहुत कांटे का मुकाबला है। मेरे साथ लगातार हमारे सहयोगी मोहित राज दुबे भी जुड़े हुए हैं। मोहित, यहाँ पे कहा जा रहा है कि तेजस्वी नहीं हारे हैं, ये तो 70 सीटें कांग्रेस को दे दी है, कांग्रेस की हार है, 20 सीटें भी नहीं निकाल पाई है मुश्किल से, और इसीलिए आज महागठबंधन सत्ता की कुर्सी से दूर जाता हुआ दिख रहा है। देखिए पिनाज, आपने बड़ा महत्वपूर्ण सवाल किया। इस वक्त मैं जेडीयू दफ्तर के भीतर खड़ा हूं, जहां पर पार्टी के कार्यकर्ताओं का हुजूम लगातार बढ़ता जा रहा है। जो आपने सवाल किया है कि 70 विधानसभा सीटें कांग्रेस को तेजस्वी यादव ने दी है, जिसमें से देखिए गौर करने वाली बात है कि 40 विधानसभा सीटों पे तो नए चेहरे लड़ रहे हैं, सिर्फ 30 ही चेहरे इनके पास पुराने नेताओं के थे, और 40 में से भी इनको ढूंढना पड़ रहा था, आखिरी वक्त इनको उम्मीदवार नहीं मिल पा रहे थे। दूसरे पार्टियों से भी उम्मीदवारों को बुलाया गया, उनका आयात किया गया। कुल मिला के ये सबसे बड़ी चिंता का विषय कांग्रेस के लिए होगा, आत्ममंथन करना होगा, आत्मचिंतन करना होगा कि कमी कहाँ रह गई, और झटका तो उन्होंने दे दिया है तेजस्वी को। अगर बढ़िया परफॉर्मेंस जो है अगर कांग्रेस करती तो ये स्थिति यहाँ पे उत्पन्न नहीं होती। लेकिन एक और बिना सवाल पैदा हो रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आरजेडी का वोट बैंक कांग्रेस में ट्रांसफर ही ना हुआ हो, तो ये भी एक बात सामने आ सकती है। लेकिन ये बात का विषय जब रिसर्च किया जाएगा तो ये बात सामने आएगी। लेकिन इस वक्त आपको तस्वीरें दिखाते हैं जेडीयू दफ्तर के भीतर का। देखिए सबसे बड़ा पोस्टर यहाँ पे लगा है, परखा है जिसको चुनेंगे इसी को। इसी पोस्टर के सहारे नीतीश कुमार ने चुनाव लड़ा था। तमाम वो कार्यकर्ता यहाँ पे आपको दिखाई देंगे जो जेडीयू दफ्तर के भीतर मौजूद हैं। अभी भी उम्मीद है, आपको लग रहा है कि नीतीश जी सरकार बनाएंगे? निश्चित 100%। हम लोग तो वैसे ही 110 सीट जीत चुके हैं एनडीए में, और 128 पे आगे चल रहे हैं। कांटे की टक्कर चलिए साहब, कांटे की टक्कर चलेगी। पक्का जीतेगी, पक्का जीतेगी। नीतीश कुमार की सरकार सुशासन बनेगी। अच्छा, बनेगी, 100% बनेगी। बात बताइए, मैं आपसे नीतीश जी ने कहा था कि आखिरी उनका चुनाव है, आपको अच्छा लगा कि भाई आखिरी चुनाव और किसी का मौका नहीं? उसने अंतिम दिन का चुनाव था, इसीलिए उस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा कि यह आखिरी चुनाव का अंतिम सभा था, उन्होंने वैसा कहा था। तेजस्वी यादव ने कहा, नौजवानों से बात करने देते, तेजस्वी यादव ने कहा, आगे आइए, तेजस्वी यादव ने 10 लाख रोजगार देंगे।
10 लाख रोजगार देंगे। आप क्या आपको लग रहा था कि लुभावना वादा था? जो 9वीं फेल हो गया 10 लाख रोजगार देंगे, खुद अपना पढ़ा लिखे नहीं है। देखिए जो तमाम बातें हैं, जो तमाम जो वादे थे और उन वादों की हकीकत की बिल्कुल, यहाँ तेजस्वी फेल हुए या फिर कांग्रेस ने तेजस्वी को फेल कराया, ये भी समझना होगा, इसका भी एनालिसिस करना होगा। लेकिन विकास चंद्रा जी, यहाँ पर एलजेपी को लेकर बहुत सी उम्मीदें थी और कहा तो ये भी जा रहा था कि बीजेपी ने जानबूझकर ये दांव खेला है, नीतीश की नाराजगी जो है वो कहीं ना कहीं ट्रांसफर हो जाए, कुछ फायदा मिल जाए, विरोधियों के कुछ वोट कट जाएं। लेकिन चिराग ने तो ऐसा लगता नहीं क्या हनुमान जी वाला काम किया है। खुद को मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग जो हैं, अपने राम की कुछ मदद कर पाएंगे अगर विषम स्थिति होती है, ऐसा लग नहीं रहा है। देखिए बिल्कुल सही कि जो दाव खेलने की कोशिश बिहार में की गई थी चिराग पासवान के जरिए, कि चिराग पासवान और ने उन्हीं जगहों पे अपने प्रत्याशी उतारे जहां जेडीयू था, वहां प्रत्याशी नहीं उतारे जहां बीजेपी था। तो एक टेसिट अंडरस्टैंडिंग था, बीजेपी के साथ उनका एक गुप्त समझौता था और चिराग पासवान खुलकर बोल रहे थे, अपनी सभाओं में भाषण देते थे, ट्वीट करते थे बीजेपी के पक्ष में और बीजेपी के लिए वोट भी मांगते थे। तो एक राजनीति खेली गई थी कि उसी एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठाने और उससे बचने के लिए कि अगर नीतीश कुमार से किसी को अगर परेशानी है, वो नाराज है, वोट करना नहीं चाहता है, तो उसके लिए एक विकल्प होगा चिराग पासवान की पार्टी यानी एलजेपी। यानी जो लोग जेडीयू को वोट नहीं देना चाहते हैं वो एलजेपी को दे दें। और ये मैसेज बीजेपी की तरफ से बार बार देनी गई। बीजेपी के कार्यकर्ता ये संदेश दे रहे थे कि आपको जेडीयू को वोट नहीं देना है तो एलजेपी को दीजिए, क्योंकि एलजेपी जाकर के बीजेपी को ही सपोर्ट करेगी। लेकिन ये दाव चल नहीं पाया, एलजेपी वोट कटवा बनकर रह गई, जिसका नतीजा हुआ कि जेडीयू को भारी नुकसान हुआ। और जेडीयू के नुकसान का मतलब हुआ कि एनडीए जो है, जो दावा कर रही थी कि पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी, वो पूर्ण बहुमत से दूर होती हुई नजर आ रही है। तो एलजेपी जो है ना तो अपने चिराग को बचा सकी, अपने पार्टी में एक भी चिराग अभी तक उसके नहीं जले गए और जो इधर के चिराग थे उसको बुझाने में लग गई थी। यानी वोट कटवा से ज्यादा उनकी स्थिति अभी तक नजर नहीं आती है। जी रजनीश के पास एक बार चलते हैं। रजनीश, जेडीयू के लिए नाराजगी थी, नीतीश के लिए नाराजगी थी और वो नाराजगी साफ नजर भी आ रही है कि आप 115 सीटों पर जो हैं मैदान में उतरते हैं और 40 के आसपास सिमट जाते हैं। क्या मॉरल ग्राउंड होगा नीतीश के पास खुद को सीएम के तौर पर एक बार फिर से देखने के लिए? देखिए यही कारण है कि अब बीजेपी के अंदर खाने में सुगबुगाहट इस बात को लेकर शुरू हो गई थी कि जब नीतीश कुमार को इतने कम सीट आए हैं तो क्यों नहीं नीतीश कुमार नैतिकता के आधार पर बीजेपी को मौका दे देते हैं और उनका मुख्यमंत्री बना देते हैं। इसकी चर्चा होने लगी और बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं नेताओं ने इस बात को आगे भी रखा। क्या आप लोग भी यही चाहते हैं? जी, अब देखिए इसमें क्या है कि हम लोग, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो जो निर्णय लेंगे, पार्टी कार्यकर्ता पार्टी उन्हीं के स्टैंड पे जाएगी। लेकिन नैतिकता के आधार पे ऐसा लगता है कि जब नीतीश जी जो हमारे 50% पे हैं तो थोड़ा सा नैतिकता के आधार पे कि भारतीय जनता पार्टी का, बीजेपी का बिल्कुल, क्योंकि देखिए इस बार जो है ये सीट और ज़्यादा आती, लेकिन जेडीयू की जो सीटें हैं वो काफ़ी घटी हैं और भारतीय जनता पार्टी अगर आज साथ नहीं होती तो नीतीश कुमार जी की सरकार बनना में भी मुश्किल दिख रहा था, क्योंकि जिस तरीके की टक्कर मिली है इस टक्कर में फिर से सरकार बनाना काफ़ी मुश्किल थी। इसलिए निश्चित रूप से हम लोग का तो यही सोच है कि एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। हम ये जरूर चाहेंगे कि हम बड़े भाई हैं और जब बड़े भाई हैं तो हमें बड़े भाई का जिम्मेवारी मिलना चाहिए। चलिए जिम्मेदारी लेंगे बड़े भाई की, या बड़प्पन बताती है कि इतना आसान इस सरकार में नीतीश कुमार के लिए नहीं हो पाएगा सब कुछ। जी जरा यहाँ पर एक बार फिर से दिल्ली लौटते हैं। दिल्ली में भी इसी तरह की खबरें विकास जी आ रही हैं कि बड़े भाई बन गए हैं तो अब यहाँ पर बड़ी जिम्मेदारी भी मिलनी चाहिए, फ्रंट फुट पे बीजेपी रहनी चाहिए। इस सब के बीच में अगर समझा जाए कि तमाम एग्जिट पोल पहले चरण के बाद भी, दूसरे चरण के बाद भी स्थितियां ऐसी लग रही थी कि नीतीश से बहुत ज्यादा नाराजगी है, कोविड टाइम्स को लेकर जो पलायन हुआ उसको लेकर भी बहुत ज्यादा लोग खुश नहीं थे और ये स्थितियां जो हैं वो एनडीए के खिलाफ जा सकती हैं। किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बाजी पलटी उन 20 से 25 दिनों में, ये एनालिसिस हम आपसे चाहेंगे। देखिए इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि नीतीश कुमार से बहुत ज्यादा उन लोगों की नाराजगी थी जो परंपरागत तौर पर बीजेपी के वोटर हैं या एनडीए के वोटर हैं, क्योंकि वो दूसरी जगह वोट नहीं कर सकते, वो आरजेडी को वोट नहीं कर सकते, क्योंकि जो वोट बैंक आज दिखाई देता है एनडीए के साथ वो लालू यादव के खौफ में बना हुआ बैंक है।
तो उन लोग नीतीश कुमार से नाराज थे, जिसका खामियाजा बीजेपी को भी कई भुगतना पड़ा है। लेकिन वो चाहते तो थे कि नीतीश कुमार हट जाए, लेकिन आकर के आरजेडी बिहार में शासन करे, ये भी वो नहीं चाहते थे। ऐसी स्थिति में अलग अलग सीटों पे अलग अलग वोटिंग पैटर्न नजर आ रहा है बिहार में कि लगभग सभी विधानसभा क्षेत्रों में अलग अलग स्थिति रही है, अलग अलग जाति के कॉम्बिनेशन रहे हैं, अलग अलग तरीके के समीकरण बने हैं। लेकिन लोग नाराज थे, लेकिन अंत में लोग जाकर के एनडीए को या जेडीयू को वोट देकर के आए, बीजेपी को आए कि नहीं, तेजस्वी नहीं चाहिए, आरजेडी नहीं चाहिए। फिर से कहीं लालू यादव वाली जो स्थिति बिहार की थी, जंगल राज के हालात थे, वो जंगल राज के हालात दोबारा वापस न लौट आए। तो उस खौफ ने बहुत ज़्यादा बचा दिया है। नहीं तो नीतीश कुमार के खिलाफ बीजेपी के और जो वहाँ एनडीए की सरकार थी उसके खिलाफ जो इनके कोर वोटर में नाराजगी थी, ये तो कहीं नजर ही नहीं आते। अगर उन लोगों ने नाराजगी के तहत अगर महागठबंधन को वोट कर दिया होता तो इनका सुपड़ा साफ हो गया होता। लेकिन लोगों को वो खौफ ने उन्हें मजबूर कर दिया कि इनको वोट दें, क्योंकि लालू यादव के जमाने को लोग अभी तक भूले नहीं हैं। लालू यादव के जमाने के जंगल राज को लोग भूले नहीं हैं। और जेडीयू की तरफ से, बीजेपी की तरफ से बार बार चुनाव के दरमियान भी उठाए गए ये मसले, जिसका फायदा इनको हुआ। ठीक बात है, कड़ी टक्कर मिली है, कांटे की टक्कर यहाँ पर है, आगे पीछे की सीटें अभी हो रही हैं। लेकिन जो बात है बड़े भाई और छोटे भाई की, न्यूज नेशन ने सबसे पहले एक खबर दिखाई कि यहाँ भी जो छोटे कार्यकर्ता से लेकर के बीजेपी के रणनीतिकार तक ये कह रहे हैं कि अब बीजेपी को नीतीश कुमार का पिछलग्गू नहीं बनना चाहिए, ज्यादा सीट लाओ। बीजेपी इसलिए चुनाव नहीं लड़ते कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना है। अब यहाँ के नेता है कि नीतीश की हार ये मोदी की जीत है, ये तेजस्वी की हार नहीं, राहुल की हार है। और इस सब के बीच में अगर कोई शख्स सरप्राइज करता हुआ नजर आ रहा है सीमांचल में, वो है ओवैसी। तेलंगाना में 7 सीटों पर रहते हैं, तो यहाँ पर एक सीट पर जीत हासिल कर चुके हैं। 4 सीटों पर अच्छी खासी बढ़त जो है AIMIM ने बनाई हुई है, ओवैसी की पार्टी ने बनाई हुई है। इतने कम वक्त में इतनी बड़ी सफलता कैसे मिली, किसकी सीट इन्होंने काटी? उनके हैदराबाद के घर के बाहर आप देख रहे हैं आतिशबाजी हो रही है और बनता भी है उनका जश्न मनाना। और आगे की उनकी रणनीति क्या होगी रजनीश? इतने कम वक्त में इतनी बड़ी कामयाबी, किसके वोट काट गए, किसकी बी टीम बन गए, और अब अगर मामला फंसता है किसके साथ जाएंगे? जी देखिए, बिल्कुल ये तय था कि आने वाले वक्त में ये जो स्मॉल प्लेयर्स होंगे इनका बिगर रोल होगा। लेकिन जिस तरीके से ओवैसी की एंट्री हुई है बिहार में, और जब वो आए थे यहाँ गठबंधन बनाने के लिए, जब वो गठबंधन यहाँ फॉर्म कर रहे थे, मैं उनका इंटरव्यू कर रहा था, तो वो बड़े क्लियर थे। वो कह रहे थे कि देखिए हमारे उस रीजन में अच्छे वोट बैंक है, अब जब रिजल्ट आएगा तो वो बड़े कॉन्फिडेंट थे अपने वोट बैंक को लेकर। और वो ये बार बार कह रहे थे कि हमें अच्छे वोट्स आएंगे, आप देखिएगा हम अच्छे सीट्स लेकर आएंगे। तो कहीं ना कहीं उनके पास एक प्लानिंग थी और उनको लग रहा था कि उस रीजन में जो एक वैक्यूम है, वहाँ पर जो विकल्प नहीं था वहाँ के वोटर्स के पास, वहाँ पर ओवैसी वोटर के लिए विकल्प बन के निकले। उन्होंने उनके मन की बात की और जितनी चुनावी सभाएं वहां पर उन्होंने की, वहां पर अच्छी खासी भीड़ भी आई थी। अब आने वाले वक्त में क्या अगर महागठबंधन को वाकई 3, 4, 5 सीट शॉर्ट होता है तो क्या वो ओवैसी की तरफ जाएंगे या क्या उस गठबंधन की तरफ वो जाएंगे? क्योंकि ओवैसी भी एक गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रहे हैं, वो अकेले चुनाव में नहीं है, लेकिन उनकी पार्टी को इतनी बड़ी जीत मिली है तो वो अपने गठबंधन के हीरो हैं, या ये कह सकती है कि वो इंडिविजुअली इस चुनाव का लड़ रहे हैं। तो ये उनको तय करना होगा। लेकिन फिलहाल ओवैसी एक बड़ा फैक्टर बन के उभरे हैं और आने वाले वक्त में बिहार की इस राजनीति में कहीं ना कहीं उनका प्रेजेंस एक बड़ा विकल्प भी बन के उभरे हैं और वहां पर वोट काटने के अलावा सीट बटोरने में भी बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। लेकिन इस सब के बीच में विकास जी, एक बार फिर से आपके पास लौटूंगी। एक बड़ा धड़ा ये कह रहा था कि नीतीश से इतनी नाराजगी है, नीतीश से इतनी लोगों में एंटी इनकम्बेंसी भी है, और साथ ही साथ नीतीश की खुद की अप्रोच जो है वो बहुत ही थकी हुई, उभी हुई लग रही थी। तो ऐसे में बीजेपी खुद एकला चलो की राह पर क्यों नहीं निकली बिहार में? तो शायद स्थितियां बेहतर होती। जी बिल्कुल सही है, जी बिल्कुल सही। ये चर्चा आज दिन भर बीजेपी में चलती रही कि आखिर बीजेपी अकेले क्यों नहीं बिहार में चलना चाहती है, क्यों नीतीश कुमार के पीछे पीछे ही चलना चाहती है। तो उसकी कई वजह है बिहार में। और यहाँ जब बीजेपी के नेताओं से मेरी चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि अकेले चलने में बीजेपी को इस बार फायदा होता, लेकिन इसकी तैयारी पिछले 1 साल से ही करनी पड़ती है। इन मौके पर हम अकेले चल के और फिर सरकार वहाँ नहीं बना पाते, और जो सीटें अभी दिखाई दे रही हैं शायद वो भी दिखाई नहीं देती। लेकिन बीजेपी का एक बड़ा धड़ा, जो मेरी जानकारी है कि आखिर जो बीजेपी के मुख्य रणनीतिकार जो चाणक्य हैं अमित शाह,
वो पूरे बिहार विधानसभा चुनाव से अपने को उन्होंने दूर रखा। आखिर क्यों रखा? कई सारे कारण बताए जाते हैं, लेकिन मेरी जानकारी है कि अमित शाह ने कहा था कि बीजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी, अभी किसके साथ भी बिहार में नहीं जाएगी। जिस तरीके से हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी ने एक्सपेरिमेंट किया, बिहार में भी एक्सपेरिमेंट करेगी और जीतेगी और सरकार बनाएगी। लेकिन उसी पार्लियामेंट्री बोर्ड में एक बातें आई सामने कि सब लोगों को अगर हम नाराज कर देंगे, सभी दोस्त अगर हम आपको छोड़कर चले जाएंगे तो मैसेज अच्छा नहीं जाएगा, इसलिए नीतीश कुमार के साथ ही चलते हैं। दूसरी बात, जो वहां की ओबीसी पॉलिटिक्स है, आप देखें जो एक नुकसान पहुंचा रहा था कि नीतीश कुमार हो, चाहे सुशील मोदी हो या भूपेंद्र यादव हो या वहां के बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल हो, ये सब लोगों का एक कॉकस है। और कहा जाता है कि जो बिहार बीजेपी है वो नीतीश कुमार ने सुशील मोदी के माध्यम से एक पॉकेटी संस्था बना ली है और सुशील मोदी की पॉकेटी संस्था बन गई है बीजेपी बिहार में, जिससे वो उभर नहीं पा रही है, निकल नहीं पा रही है। कोई उनके पास लीडर नहीं है, कोई उनके पास चेहरा नहीं है। तो जब तक सुशील मोदी को ये नहीं बदलेंगे तब तक कोई स्थिति पैदा नहीं होगी। अब ये बीजेपी में खुलकर चर्चा भी होने लगी है। यहाँ केंद्रीय कार्यालय में लोग इस बात पर खुलकर चर्चा भी कर रहे हैं कि सुशील मोदी से निजात पाना बहुत जरूरी है, नहीं तो बीजेपी इसी तरीके से पिछड़कू बनकर रह जाएगी। तारनहार की भूमिका जो है वो निभाई है बिहार में अपने दम पर। वो कहीं ना कहीं अपने नाम पर एंटी इनकम्बेंसी को कम करने में, फायदे में बदलने में, जंगल राज की पुरानी यादों को अपने भाषणों के जरिए लगातार लोगों के साथ कनेक्ट करने में, उनके जहन में बसाने में कामयाब हुए। और यही वजह है कि एक बार पिछड़ती हुई एनडीए आज फिर से अभी तक के रुझान में, जहां पर 90% वोटों की काउंटिंग हो चुकी है, वहां पर अभी तक के रुझान में 124 सीटों के साथ आसानी से सरकार बनाता हुआ नजर आ रहा है। आप सभी लोग इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन चुनावों को लेकर जब तक नतीजे नहीं आते और एक एक सीट का एनालिसिस लेकर हम लगातार न्यूज़ नेशन पर बने हुए हैं, जब तक आपका फैसला पूरा नहीं आता।